हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आशीष क्लासेस पर। आज की क्लास में हम बात करेंगे उन कॉमन एरर के क्वेश्चंस की जो आपसे पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। साथ ही डिस्कस करेंगे उन क्वेश्चंस को भी जो इस बार आने की पूरी पूरी संभावना रखते हैं। कहने का मतलब, आज की क्लास अगर आप पूरी देख लेते हैं, एंड तक देख लेते हैं, तो आपको पूरा एक भरोसा हो जाएगा, आपको अपने आप पर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, अगर कॉमन एरर का क्वेश्चन अगर क्लास एग्जाम में आया, कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना आया हो, लेकिन आप उसको गलत नहीं करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले आप देख रहे हैं एक बुक का इमेज लगा हुआ है। तो ये बुक आप ऑनलाइन घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर आपको टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ है कि कौन कौन से बुक डिपोज पर ये उपलब्ध है, वहां से आप देख लीजिएगा। और हमारी एक एप्लीकेशन है आशीष क्लासेस, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस लिंक पर जाकर आप अलग अलग प्रकार के कोर्सेज एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक आरएएस के लिए कोर्स उपलब्ध है, रिकॉर्डेड बैच। उसमें लाइव प्लस रिकॉर्डेड वाले वीडियोज हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाए गए हैं आपको। आपको ग्रामर, पूरी ग्रामर पढ़नी हो तो एक अलग कोर्स उपलब्ध है। एसएससी सीडीएस के बच्चों के लिए एक अलग कोर्स उपलब्ध है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें वहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हैं। इसका जो पीडीएफ होगा वो आप प्राप्त करेंगे टेलीग्राम चैनल आशीष क्लासेस से, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पेन नोटबुक आपने ले लिए होंगे। एक एक चीज़ नोट करना और देखना कि क्या अप्रोच है एरर्स को सोल्व करने की। देखो, आपके परीक्षा में जब एरर्स पूछी जाएंगी तो उसमें आपको ये अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड करके देगा। कैसे देगा? जैसे मान लो ऐसे कह देगा कि ये 1 नंबर है, ठीक है, ये वाला कह दिया कि 2 नंबर है, ये वाला आपको कह दिया कि 3 नंबर है, और एक लास्ट पार्ट आपको कह दिया कि ये 4 नंबर है। समझ में आ रही बात? ऐसे करके आपको एरर्स देगा, फिर पूछेगा कि कौन से पार्ट में एरर है। मैंने आपको सीधे सीधे सेंटेंस लिए हैं, बस हमें एक बार पता लगाना है कि कौन से पार्ट में एरर है। बस ये पता लग जाएगा तो फिर कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना है, पैटर्न कैसा भी हो पूछने का। वेल, पहला क्वेश्चन है, द मैन कैन नॉट लिव बाई ब्रेड अलोन। द मैन कैन नॉट लिव बाई ब्रेड अलोन कहने का मतलब कि इंसान केवल रोटी के सहारे नहीं जी सकता। भाई मान लो एक इंसान को केवल आप टाइम पर खाना दे दें और उसका बिल्कुल भी सम्मान नहीं करें, उससे कोई बात करने वाला नहीं हो, तो फिर वो जी सकता है क्या? वो नहीं जी सकता। तो केवल रोटी के सहारे कोई इंसान नहीं जी सकता, ये इसका ट्रांसलेशन है। इसमें एरर कहाँ है? इसमें एरर है इस पार्ट में। इस पार्ट में एरर है, दे नहीं आएगा, है ना? सीधा लगेगा मैन कैन नॉट लिव बाई ब्रेड अलोन। अब पीछे कॉन्सेप्ट क्या है इसका, क्या रीजन है, क्यों नहीं हम यहाँ पे दे लगा रहे हैं? इसका रीजन ये है कि जब भी आप मैन या वुमन या लाइफ या डेथ या प्लूरल नाउन, या एक और लिखता हूं पार्लियामेंट, क्या क्या लिखा? मैन, वुमन, लाइफ, डेथ, प्लूरल नाउन बहुवचन संज्ञा हो, पार्लियामेंट हो, अगर इनका प्रयोग आप करते हैं जेनरिक रेफरेंस में। कौन सा रेफरेंस है? जेनरिक रेफरेंस। जेनरिक रेफरेंस से क्या समझते हैं आप? जेनरिक रेफरेंस का मतलब यह है कि भाई आप इनसे क्वेश्चन पूछें कि कौन सा मैन, कौन सी वुमन, कौन सी लाइफ, कौन सी डेथ, तो आपको यहां पे आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको ऐसे लगेगा कि मैन मतलब सभी व्यक्तियों की बात कर रहा है, वुमन मतलब सभी महिलाओं की बात कर रहा है, लाइफ मतलब सभी के जीवन की बात कर रहा है। बात समझ में आ रही है? जेनरिक रेफरेंस का मतलब यह हुआ कि कोई भी नाउन, आपने कोई भी नाउन डिस्कस करना स्टार्ट किया तो उस नाउन के बारे में आप ये नहीं कह सकते कि ये नाउन जो है वो स्पेसिफिक है, ये नाउन जो है इससे कनेक्टेड है, ऐसा कुछ आंसर नहीं मिलेगा आपको। तो वो जेनरिक हुआ। तो जब जब आप इनमें से किसी भी नाउन का प्रयोग जेनरिक रेफरेंस में करते हैं, तब तब आप इनसे पहले कोई भी आर्टिकल प्लेस नहीं करते हैं। क्या समझे? अगर कोई जेनरिक रेफरेंस में इनमें से कोई भी नाउन आएगा तो वी नीड नॉट यूज एनी आर्टिकल बिफोर दैट नाउन, राइट? तो यहां पे क्या हुआ कि मैन से पहले दे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मैन ये सभी हैं, सभी इंसान। वे तुम्हारे साथ भी यही है, मेरे साथ भी यही है, और लोगों के साथ भी यही है कि इंसान जो है केवल ब्रेड के सहारे, केवल रोटी के सहारे नहीं जी सकता। ठीक है, तो यहां दे हटा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। रोहिणी प्रूव टू बी द बेस्ट डांसर देन रानी। क्या कह रहा है? रोहिणी प्रूव्ड टू बी द बेस्ट डांसर देन रानी। तो रोहिणी जो है वो रानी से ज्यादा बेहतर डांसर प्रूव हुई, ये इसका ट्रांसलेशन है। यहां प्रॉब्लम ये है कि देन जो होता है, ये THAN जो होता है, ये क्या दर्शाता है? इट इज यूज्ड टू डिनोट कंपैरिजन।
वाई डू वी यूज इट? वी यूज इट टू डिनोट कंपैरिजन। हम इसको यूज तब करते हैं जब हमें कोई कंपैरिजन, तुलना करनी होती है, तब हम यूज किसका करते हैं? देन का। अब आप पढ़कर देखिए कि क्या यहाँ पे कोई कंपैरिजन हुआ है। यहाँ कंपैरिजन एक्चुअल में हुआ ही नहीं है। यहाँ तो डिग्री कौन सी लगा दी हमने, मतलब अभी फिलहाल इस सेंटेंस में डिग्री कौन सी लगा दी हमने? डिग्री लगा दी सुपरलेटिव। जबकि कंपैरिजन के लिए डिग्री कौन सी चाहिए आपको? कंपैरिजन के लिए डिग्री चाहिए आपको कंपैरेटिव। तो कंपैरेटिव चाहिए तो बेटा यहाँ पे द बेस्ट, दी बेस्ट जो है इसको हटा के आप कर दीजिए बेटर। क्या बनेगा? रोहिणी प्रूव टू बी बेटर डांसर देन रानी। एक एक कॉन्सेप्ट को समझना, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चंस हैं और इसी तर्ज पर, इसी आधार पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर वर्ष। इस बार भी आपके पटवार वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो रोहिणी प्रूव्ड टू बी बेटर डांसर देन रानी। क्यों किया बेटर? क्योंकि देन का यूज हुआ था। देन का यूज हुआ, और वैसे भी देखिए दो को ही तो कंपेयर कर रहे हो आप, रानी और रोहिणी, इन दो का ही तो कंपैरिजन है। जब आप कंपेयर दो को ही करते हो तो वहां पे डिग्री कंपैरेटिव रिक्वायर्ड है, और डिग्री कंपैरेटिव चाहिए तो हमने क्या लगाया? बेटर लगाया। क्लियर है सब? नेक्स्ट पे आइए। ईदर द ऑफिसर और द सीनियर कैडेट्स कमांड्स द बॉयज। यहां ईदर द ऑफिसर, इसको आप आइदर भी पढ़ सकते हैं, इसको आप ईदर भी पढ़ सकते हैं। बोथ द प्रोनाउंसिएशंस आर करेक्ट। ईदर द ऑफिसर का मतलब हो गया या तो ऑफिसर, और द सीनियर कैडेट्स या फिर कोई वरिष्ठ कैडेट्स, कमांड्स द बॉयज, वो बॉयज को कमांड करते हैं, वो उनको आदेशित करते हैं। ये इसका ट्रांसलेशन है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि देखो, जब जब तुम ये जो कोरिलेटिव कंजंक्शंस का पेयर है, ये साथ में ही आते हैं हमेशा, ईदर और, नीदर नोर, या नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये साथ में ही देखे होंगे ना आपने। ये कोरिलेटिव कंजंक्शंस कहलाते हैं, साथ में ही यूज किए जाते हैं। तो ईदर के साथ और लगता है, पता होना चाहिए। नीदर के साथ नोर लगता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो लगता है। ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। अब एक कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे है वो ये है कि भाई अगर आपको और के बाद, देखिए जैसा भी सब्जेक्ट यहाँ पे आपको यहाँ मिलेगा, और के बाद, नोर के बाद, बट ऑल्सो के बाद, जैसा भी सब्जेक्ट यहाँ मिलेगा, उसी के अकॉर्डिंग आप क्या अप्लाई करेंगे? वर्ब अप्लाई करेंगे। तो यहां जैसा सब्जेक्ट हुआ वैसी आपको क्या चाहिए? वर्ब चाहिए। जैसा भी सब्जेक्ट यहां हुआ वैसी वर्ब चाहिए। कहने का मतलब, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो वर्ब भी सिंगुलर, एक वचन है तो एक वचन, प्लुरल हुआ तो प्लुरल चाहिए। तो यहां देखिएगा, ईदर द ऑफिसर और द सीनियर कैडेट्स। कैडेट्स का मतलब होता है सैन्य छात्र, जो मिलिट्री ट्रेनिंग लेते हैं ना, उनको बोलते हैं हम कैडेट्स। तो यहाँ पे और के बाद क्या है? और के बाद है कैडेट्स। कैडेट्स कैसे हैं? प्लूरल है, एस जुड़ा हुआ है। प्लूरल है तो बेटा यहाँ भी क्या करें? एस को हटा दीजिए, कमांड कर दीजिए। समझ में आ गई मेरी बात? यहाँ पर भी क्या करेंगे? एस को हटा देंगे। क्यों हटाएंगे? क्योंकि कैडेट्स प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब चाहिए, और वर्ब प्लूरल कब बनती है? जब फर्स्ट फॉर्म आए। समझ में आ रही बात? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो प्लूरल होती है, जबकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप एस और ईएस जोड़ते हैं तो वो कैसी वर्ब होती है? वो सिंगुलर होती है। ठीक है साहब? नंबर 4 पे आइए। द टीचर विद ऑल हिज स्टूडेंट्स आर इन द क्लास नाउ। अब जैसा हमने ये पढ़ा है ना कॉन्सेप्ट की, ईदर और, नीदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो में बाद वाला सब्जेक्ट देखते हैं, वैसे ही एक चीज और ध्यान रखिए कि कुछ प्रेपोजिशन या प्रेपोजिशनल फ्रेजेस, या तो प्रेपोजिशन हो या हो प्रेपोजिशनल फ्रेजेस, प्रेपोजिशनल फ्रेजेस, इनके भी क्या है? दोनों साइड्स में, दोनों साइड्स में क्या होते हैं? इनके भी दोनों साइड्स में होती हैं आपके एक वर्ड इधर मिलेगा आपको, एक वर्ड इधर मिलेगा। एक्चुअल में प्रेपोजिशन अपने बाद में लेता है ऑब्जेक्ट। क्या लेता है प्रेपोजिशन बाद में? ऑब्जेक्ट। तो यहां इससे पहले जो होगा ना वो तो सब्जेक्ट होगा, इसके बाद जो होगा वो ऑब्जेक्ट होगा। और आप बताइए कि जब हम वर्ब लगाते हैं किसी सेंटेंस में तो क्या देखकर लगाते हैं? भी किसी सेंटेंस में अगर हमें वर्ब अप्लाई करनी हो तो क्या देखकर लगाते हैं? हम लगाते हैं वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, नहीं क्या? किसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हैं? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हैं। अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हैं तो फिर ये वाला जो होगा ना उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। इसमें तो क्या है, दोनों ही सब्जेक्ट थे। यहाँ तो रूल के हिसाब से चलना पड़ता है कि आपको बाद वाले के अकॉर्डिंग वर्ब लगानी है, लेकिन इनमें आपको दोनों साइड्स में दो शब्द मिलेंगे, और आपको जो फोकस करना है वर्ब अप्लाई करने के लिए वो शब्द कौन सा है? पहले वाला है। क्लियर है? देखिएगा, द टीचर विद ऑल हिज स्टूडेंट्स आर इन द क्लास नाउ। तो इस सेंटेंस में
विद ऑल, क्या है ये प्रेपोजिशन है, ठीक है। विद प्रेपोजिशन ही तो होता है, तो प्रेपोजिशन के बाद क्या है, हिज स्टूडेंट्स, ये है ऑब्जेक्ट। आपको क्या चाहिए, किसके अकॉर्डिंग वर्ब चाहिए, आर, ये चाहिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट कहाँ है, ये वाला सब्जेक्ट कैसा है, टीचर। टीचर कितने हैं, एक है, सिंगुलर है। सिंगुलर है तो बेटा यहाँ पे क्या लगाइएगा, इज लगेगा। समझ में आ गई क्या बात। प्रेपोजिशन हो या प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशनल फ्रेजेस हो, उसके बाद तो ऑब्जेक्ट होता है, तो पहले वाला शब्द देखकर क्रिया लगानी है, ये कहना चाह रहा हूँ। इसका ट्रांसलेशन ये है कि सारे स्टूडेंट्स के साथ साथ टीचर जो है वो अब क्लास में है, अपने स्टूडेंट्स के साथ टीचर क्लास में है। स्लो एंड स्टडी विन द रेस, ये एक पेयर वर्ड है। ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट जब पढ़ते हो आप, एक टॉपिक का नाम है ग्रामर में सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, मतलब कोई भी क्रिया जो लगानी होती है वो अपने सब्जेक्ट को देखकर लगती है। इस टॉपिक का ये क्वेश्चन है। इस टॉपिक में स्लो एंड स्टडी ये एक क्या है, पेयर वर्ड है। स्लो एंड स्टडी पेयर वर्ड है। पेयर वर्ड है मतलब एक युग्म शब्द है। और ये जैसे ब्रेड एंड बटर होता है, राइस एंड करी होता है, हैमर एंड सिकल होता है, विस्की एंड सोडा होता है, कमिंग एंड गोइंग होता है, ये सब पेयर वर्ड्स होते हैं। जब आप ये टॉपिक पढ़ते हैं तो वहां ये कुछ पेयर वर्ड्स मिलते हैं। मैं कुछ एग्जांपल लिख देता हूँ, राइस एंड करी जैसे, ठीक है। ऐसे ही मैंने लिख दिया हैमर एंड सिकल, ठीक है। क्राउन एंड ग्लोरी, या लिख दिया मैंने कमिंग एंड गोइंग। तो ये सब पेयर वर्ड्स हैं। ब्रेड एंड बटर सुना हुआ होगा आपने, ये वाला तो बहुत काफी बार एग्जाम में आता है, ब्रेड एंड बटर। ये सब क्या है, पेयर वर्ड्स हैं, युग्म शब्द हैं। इनके साथ में वर्ब जनरली कैसी आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। पेयर वर्ड्स वैसे दिखने में दो होते हैं, दो है ना, एंड के पहले एक है, एंड के बाद एक है, लेकिन आपको वर्ब जो लगानी होती है वो सिंगुलर लगानी होती है। सिंगुलर है तो विन नहीं आएगा, क्या आएगा, विंस। क्योंकि अभी बताया मैंने कि जब आप एस और ईएस जोड़ते हैं किसी क्रिया में तब वो बनती है सिंगुलर, और एस और हटाते हैं तो क्या बन जाती है, प्लूरल। क्लियर है क्या। नंबर 6 में आइए। शी स्पेंड्स मनी एज दो शी वुड बी अ वेरी रिच वुमन, कह रहा है। अच्छा, इसका मतलब तो है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ये तो वो कछुए वाली कहानी है, खरगोश वाली कहानी है, जो स्लो चलता है लेकिन लगातार चलता है, धीमे चले लेकिन लगातार चले, रुके नहीं, वो रेस जीत जाता है। शी स्पेंड्स मनी एज दो शी वुड बी अ वेरी रिच वुमन। इस सेंटेंस में एज दो दिया हुआ है। देखिए, एज इफ दे रखा हो, एज दो दे रखा हो, तो ये क्या बताते हैं, ये बताते हैं कि भाई कंडीशनल सेंटेंस है। ये हाइपोथेटिकल कंडीशन को डिनोट करते हैं, ये आपकी इमेजिनेशन को डिनोट करते हैं। ये बताते हैं कि बोलने वाला काल्पनिक वाक्य बोल रहा है ना। तो शी स्पेंड्स मनी, वह पैसा खर्च करती है। इस स्पेंड का मतलब क्या है, खर्च करना। वह पैसा खर्च करती है मानो कि वो एक अमीर महिला हो, है ना। वो पैसा ऐसे खर्च करती है मान लो कि वो अमीर महिला हो। तो एज दो हुआ, एज इफ हुआ, ओनली इफ हुआ, ये सब बताते हैं कि सेंटेंस कंडीशनल है। और कंडीशनल सेंटेंस में याद रखिएगा, जब आप इमेजिन करते हैं कि ऐसा है, यदि वह सिंगर होता है ना, मानो कि वो एक्टर है, ऐसे कुछ सेंटेंसेस हो जहां पे आगे वर्ब नहीं हो, इमेजिनरी पार्ट हो, काल्पनिक पद हो, तो वहां पे हम कभी भी वुड नहीं लगाते, आप कभी भी उसमें वॉज नहीं लगाते, हमेशा ही एक हाइपोथेटिकल कंडीशन के लिए वर आता है। तो ये वर आ जाएगा यहाँ पे। क्या कह रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं। जब आपको किसी कंडीशनल सेंटेंस में कोई ऐसे लगाना हो कि भाई इस चीज की कल्पना आपने की है, वो पद हो, क्रिया नहीं हो, तो वर लगता है, चाहे सेंटेंस में सब्जेक्ट कैसा भी हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, बाकी मॉडल तो कोई लगता ही नहीं है, तो वर आएगा। तो वह पैसा ऐसे खर्च करती है मानो कि वो एक अमीर महिला हो, ये इसका मतलब है। आइए नेक्स्ट पर। अगर आप ये सारे क्वेश्चंस कर पा रहे हो, इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है, और ऐसे ही क्वेश्चंस परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। 10-11 तो क्वेश्चंस ही आएंगे, ये पूरे सही हो जाएंगे। पैसेज मैंने करवाए हैं आपको, वो आपको तरीका बताया है कैसे शॉर्ट ट्रिक से आप सोल्व कर सकते हैं, वो आपके सही हो जाएं, वो कैब वाला पार्ट सही हो जाए, तो 10 में से 10 क्वेश्चन सही, 11 में से 11 क्वेश्चन सही, और अपना काम हो गया इंग्लिश को लेकर। नेक्स्ट पे आइए। इफ आई वुड हैव स्पोकन टू माई फादर एज यू स्पोक टू मी ही वुड हैव बीटन मी। इसमें कंडीशनल सेंटेंस है ये, और कंडीशनल सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं। उसमें एक थर्ड कंडीशन होती है कि इफ के साथ अगर आपने हैड प्लस थर्ड फॉर्म देखी है तो दूसरे साइड आपको चाहिए वुड हैव या आपको चाहिए शुड हैव,
या आपको चाहिए कुड हैव, या आपको चाहिए माइट हैव, और इन सब के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए? थर्ड फॉर्म चाहिए। एच के साथ कौन सी फॉर्म चाहिए? थर्ड फॉर्म। इफ के साथ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो दूसरे साइड आपको क्या चाहिए? वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव, माइट हैव प्लस थर्ड फॉर्म। ये कौन सी कंडीशन होती है? थर्ड कंडीशन। इसको हम बोलते हैं इम्पॉसिबल कंडीशन ऑफ पास्ट। क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल कंडीशन ऑफ पास्ट। ये पास्ट की ऐसी स्थिति होती है जो अब संभव नहीं है, जो चीजें हमारे हाथ से निकल चुकी होती है। इम्पॉसिबल कंडीशन ऑफ पास्ट। इफ आई वुड हैव स्पोकन टू माई फादर एज यू स्पोक टू मी, ही वुड हैव बीटन मी। कहने का मतलब ये कह रहा है कि यदि मैंने मेरे पिता से वैसे ही बात की होती जैसा तुमने मुझसे की है, तो वो मुझे पीटते। मतलब तुमने जो बात करी है वो तरीका सही नहीं है, वैसी बात मैंने कर ली होती तो वो पीटते। और कंडीशनल सेंटेंस में याद रखिएगा, इफ क्लोज जो होता है, जिस उपवाक्य में इफ होता है, वहां कोई मॉडल आता ही नहीं है ना। कंडीशनल सेंटेंसेज में इफ जो क्लोज है, जैसे ये वाला इफ क्लोज है, यहां से स्टार्ट होके और यहां तक, है ना, इसमें कोई मॉडल आता ही नहीं है। केवल एक शुड एकमात्र मॉडल है जो आ सकता है। कंडीशनल सेंटेंस अगर आप पढ़ते हैं तो पता है आपको। तो यहाँ बेटा वुड हैव को हटा दो और हैड लगा दो, क्योंकि इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इफ के साथ हैड प्लस V3 चाहिए, तो इफ के साथ हैड प्लस V3 लगा दिया मैंने। ठीक है, आइए 8 पर। द मिलिट्री हैज लेफ्ट फॉर देयर पोजीशंस अ फ्यू डेज एगो। बड़ा आसान क्वेश्चन है। एगो दे रखा है, एगो जहां भी आता है इसका मतलब पास्ट है, और पास्ट में भी कौन सा है? पास्ट सिंपल है। एगो जहां भी आता है वो क्या है? पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल में कौन सी वर्ब आती है? सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म आती है तो भाई क्या हो जाएगा? हैज हटेगा। हैज हटेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म रह जाएगी लेफ्ट। लेफ्ट किसकी सेकंड फॉर्म है? लीव की। लीव, लेफ्ट, लेफ्ट। क्लियर है? नंबर 9, बोथ योर हैंड्स आर बीइंग डर्टी सो यू मस्ट वॉश देम। आपके दोनों हाथ गंदे हैं, इसलिए आपको जरूर से इनको वॉश करना चाहिए। ये ट्रांसलेशन है। अच्छा, इसका ट्रांसलेशन ये है कि मिलिट्री लेफ्ट फॉर देयर पोजीशंस अ फ्यू डेज एगो, कि मिलिट्री जो है उन्होंने अपनी पोजीशन ले ली कुछ दिनों पहले, है ना। मिलिट्री का मतलब यहाँ पे सोल्जर्स से मानो, क्योंकि ये वैसे तो कलेक्टिव नाउन है मिलिट्री, लेकिन ये कह रहे हैं ना अपनी अपनी पोजीशन ले ली, इसका मतलब ये आर्मी में सोल्जर्स जो है उनकी बात कर रहा है ना। मान लो ये एगो नहीं होता, मान लीजिए कि ये मतलब टाइम वाला नहीं होता और इतनी ही बात होती, मान लो द मिलिट्री हैज लेफ्ट फॉर देयर पोजीशंस, इसमें फिर हैव आता। क्यों? क्योंकि मिलिट्री नहीं है, ये यूनिट नहीं है, ये कलेक्टिव नाउन नहीं है, ये काम कर रहा है कॉमन नाउन की तरह, ये काम कर रहा है सोल्जर्स की तरह, क्योंकि अपनी अपनी पोजीशन ली है, अपनी अपनी जगह ली है। तो वहां पे आप क्या करते? वहां पे आप लगाते देयर है प्लूरल, वैसे ही लगाते हैव प्लूरल। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होता है कि कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा जिसको बोलते हैं, अगर ये काम करती है किस रूप में? कॉमन नाउन के रूप में। अगर कलेक्टिव नाउन कॉमन नाउन के रूप में काम करती है, तो उसके साथ वर्ब कैसी आती है? प्लूरल। और प्रोनाउन कैसा आता है? प्लूरल। ये ध्यान रखना। हाँ जी, बोथ योर हैंड्स आर बीइंग डर्टी सो यू मस्ट वॉश देम। बेटा बीइंग जो है ना, बी की फॉर्म्स एक तो इजेमार होती है, एक बी की फॉर्म होती है वॉजवर, एक बी की फॉर्म होती है बीन, एक बी की फॉर्म होती है बींग, एक बी की फॉर्म होती है बी। ये बी की फॉर्म्स होती हैं। अब आर लगा ही दिया और फिर आप बींग लगा रहे हो, तो आर बींग तब लगता है जब आगे थर्ड फॉर्म होती, पैसिव वॉइस होता, है ना। भाई जब आप आर के साथ इज एम आर के साथ बींग लगाते हैं, वॉज वर्क के साथ बींग लगाते हैं, ऐसी क्रिया होने पर बींग लगाते हैं जिसमें आईएनजी होता है पहले से भी, कंटिन्यूअस टेंस है इज एम आर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वॉज वर पास्ट कंटिन्यूअस, उसमें अगर तुम बींग लगाते हो तो इसका मतलब ये होता है कि आप वहां पे थर्ड फॉर्म करके पैसिव बनाते हो। ये पैसिव का स्ट्रक्चर तो है नहीं, तो इस बींग की आवश्यकता ही नहीं है हमें। सीधा पढ़ो कि बोथ योर हैंड्स आर डर्टी सो यू मस्ट वॉश देम, कि आपके दोनों हाथ गंदे हैं इसलिए आपको जरूर से उन्हें वॉश करना चाहिए। ये इसका ट्रांसलेशन है। एक बात और समझना, ये जो बोथ है और एक ऑल भी, ऑल और बोथ, कभी इनको आपको यूज करना हो पजेसिव के साथ, पजेसिव क्या होते हैं? पजेसिव ये वाले शब्द, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये सारे शब्द क्या कहलाते हैं? पजेसिव। पजेसिव है तो फिर आप इनके साथ पजेसिव जब भी लगाओ तो बाद में लगाना, ये सीक्वेंस सही है।
अगर आपने इसकी जगह ऐसा कर दिया, पहले पजेसिव एडजेक्टिव उसके बाद बोथ या ऑल, तो सेंटेंस हो जाएगा गलत। पहले पजेसिव एडजेक्टिव और फिर बोथ या ऑल नहीं आ सकते, पहले बोथ या ऑल फिर पजेसिव एडजेक्टिव आएगा। इसका कॉन्सेप्ट, ये प्रश्न आता है एग्जाम में, इनको बोलते हैं न्यूमरल एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं? न्यूमरल, क्योंकि गिनती बताते हैं। ऑल का मतलब गिनती में सारे, बोथ का मतलब दोनों। इसके बाद पजेसिव एडजेक्टिव, ये सीक्वेंस होता है। पहले पजेसिव और फिर न्यूमरल नहीं होता है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी परीक्षा में आ सकता है। ही सेड दैट द हॉर्स डाइड एट द नाइट। उसने कहा, उसने कहा, क्या कहा? उसने कहा कि हॉर्स जो है वो रात को मर गया। ये इसका ट्रांसलेशन है। अब ध्यान से समझिएगा, कभी भी एक तो एट नाइट ही होता है, एट द नाइट नहीं होता। और एक अगर नाइट के पहले इन लगाते हो तो इन द नाइट होता है। या तो एट नाइट ही होगा, एट द नाइट नहीं होता, या इन द नाइट होता है। ये दो चीजें हैं, तो इसका मतलब यहां गलती तो है, ये द हटेगा या तो, या यहां इन द नाइट आएगा, गलती तो ये है। दूसरा एक गलती और भी है इसमें, कि उसने कहा कि घोड़ा जो है वो मर गया था रात को। अब जिसने कहा है उसने, अब एक तो ये दोनों में फर्क क्या है, पहले इसको समझो आप। इन दोनों में फर्क ये है कि एट नाइट तो हम तब लगाते हैं जब जेनरिक हो। जेनरिक का मतलब क्या है कि भाई हम रूटीन की बात करते हो, हर नाइट की बात करते हो, कॉमन बात कर रहे हो, कोई स्पेसिफिक बात नहीं कर रहे हो। और इन द नाइट जो है ये है स्पेसिफिक। इन द नाइट क्या है? स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक है, इसका मतलब ये हुआ कि भाई आप बात कर रहे हो किसी पर्टिकुलर नाइट की बात कर रहे हो, कोई विशेष नाइट की बात कर रहे हो। तो जिसने कहा है कि घोड़ा मर गया, तो उसको पता है कि कौन सी रात की बात कर रहा है, हो सकता है पिछली रात की बात ही कर रहा हो, घोड़ा मर गया रात को, है ना। तो इसमें यहाँ पे एट नाइट ना आके आना तो चाहिए क्या? इन द नाइट। एक तो ये बात है, इन द नाइट। दूसरा, ये जो है सेड, ये सेकंड फॉर्म है, पास्ट की बात कर रहा है। और सोच के देखो कि जिसने कहा है, एक तो कहने का काम हुआ है, और एक यहां डाई ये क्रिया है। पहले कौन सा हुआ है? उसने कहा है ये पहले हुआ है, या घोड़ा मरा है ये पहले हुआ है? तो आप बोलेंगे कि यहां पे ये जो काम है ना ये पहले हुआ है। और जो काम पहले होता है उसको हम लेते हैं पास्ट ऑफ पास्ट में। पास्ट ऑफ पास्ट का मतलब हो गया कि पास्ट तो होता है सिंपल पास्ट सेकंड फॉर्म, और पास्ट ऑफ पास्ट होता है हैड प्लस थर्ड फॉर्म। सिंपल पास्ट सेकंड फॉर्म, और पास्ट ऑफ पास्ट क्या होता है? हैड प्लस V3। तो यहां पे बेटा हैड प्लस V3 भी आएगा, ये भी गलती है। कई जगह पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आंसर्स में गलतियां दे रखी हैं, तो ये दो गलतियां हैं, यहां पे ध्यान रखना। कहीं पर भी ये क्वेश्चन देखते हैं तो वहां पे इसका आंसर आपको अलग मिल सकता है, लेकिन सही लॉजिक समझिए, सही तरीका समझिए, गलती हमें नहीं करनी है, ठीक है। फिर समझ लेना, एक तो एट नाइट क्यों नहीं लगाया? क्योंकि रूटीन नाइट की बात करता, जेनरिक बात करता तो आता। ये कोई स्पेसिफिक नाइट की बात है तो इन द नाइट आएगा। दूसरा आपने सीखा कि एट द नाइट कभी होता ही नहीं है, इन द नाइट होता है। तीसरी बात आपने सीखी, जब दो एक्शन पास्ट में हो रखे हो तो जो काम पहले होता है वो पास्ट परफेक्ट में जाता है, इसलिए इसको हेड प्लस V3 में लेना चाहिए था। इतनी सारी चीजें आप समझ ली। अगले क्वेश्चन में आएंगे। द टीचर टोल्ड द बॉयज दैट ऑनेस्टी वॉज द बेस्ट पॉलिसी। ये तुम्हें आ रहा होगा, नरेशन का क्वेश्चन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है। और नरेशन में वैसे तो हम कंजंक्शन से पहले जब सेकंड फॉर्म देखते हैं तो सब कुछ पास्ट में लेके जाते हैं आगे। कंजंक्शन से पहले जब हम सेकंड फॉर्म देखते हैं तो एवरीथिंग चेंजेस इनटू पास्ट। लेकिन ये वाली जो बात दे रखी है आपको, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये सच है कि ईमानदारी सर्वश्रेष्ठ नीति है, तो इसको बेटा चेंज करते ही नहीं है, इज का इज ही रह जाएगा, ये चेंज नहीं होता, ठीक है। ये आसान क्वेश्चन था। आओ नेक्स्ट पर। और ये प्रश्न जो बता रहा हूं ये मत सोचना कि केवल पटवार और वीडियो के लिए ही इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये परीक्षा नजदीक है इसलिए मेरा पूरा फोकस भी इसी पर है, और क्वेश्चंस भी मैंने वही लिए हैं जो इन परीक्षाओं में आए हैं। लेकिन ये प्रश्न एसएससी में भी देखने को मिले हुए हैं, कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चंस एनडीए सीडीएस में भी देखने को मिले हुए हैं। तो केवल पटवार वीडियो के लिए ही है ऐसा नहीं है। इंग्लिश तो देखो, इंग्लिश है, लैंग्वेज है, और जो बता रहा हूँ मैं कॉमन एरर्स ये तो हर परीक्षा में आते हैं, तो उस लिहाज से भी ये इंपॉर्टेंट है। कोई और एग्जाम दोगे वहां पर भी ये चीजें आपके काम आने वाली है। 12th में आइए, शी हैज फॉलन ऑफ विद द बॉय शी वांटेड टू मैरी। उसने, हैज फॉलन ऑफ, ये प्रेजेंट परफेक्ट है कि उसने रिश्ता तोड़ लिया है उस लड़के के साथ जिससे वो शादी करना चाहती थी, विवाह करना चाहती थी, ये ट्रांसलेशन है। फॉल ऑफ क्या होता है?
फॉल ऑफ ये एक फ्रेजल वर्ब है, एक फ्रेजल वर्ब होती है ब्रेक ऑफ। तो फॉल ऑफ का मतलब तो होता है गिरना, गिरना, ठीक है, डिटैच होकर गिर जाना। जैसे पत्ता है पेड़ का और वो अलग होके पेड़ से और गिर गया नीचे, तो नीचे गिरने को बोलते हैं फॉल ऑफ। एक तो ये होता है, तो एक तो इसका मतलब होता है डिटैच एंड फॉल डाउन, मतलब अलग होना और फिर गिर जाना, एक तो ये होता है। दूसरा फॉल ऑफ का मतलब होता है डिक्लाइन इन अमाउंट या नंबर, मात्रा में या संख्या में कमी आना, ये भी यही होता है। मात्रा में या संख्या में कमी आने को क्या बोलते हैं? फॉल ऑफ। एक तो ये ध्यान रखना। दूसरा, ये जो ब्रेक ऑफ है इसका मतलब होता है ब्रेक रिलेशन, ब्रेक रिलेशन, संबंध तोड़ना, संबंध विच्छेद होना। तो यहाँ पे संबंध विच्छेद होने की बात है, तो ये फ्रेजल वर्ब गलत है। इसकी जगह हैज के साथ थर्ड फॉर्म लगाओगे तो ब्रोकन, हैज के साथ कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है, ब्रोकन ऑफ आएगा। ठीक है सब। अगले सेंटेंस में 13 में, आई एम वर्किंग ऑन दिस जॉब सिंस लास्ट मंडे। ये गोल्डन रूल्स जो हमने डिस्कस किए थे उनमें बताया था, पिछली क्लासेस भी देखो बेटा, सारे जो एक प्लेलिस्ट बना हुआ है पटवार वीडियो के लिए विशेष रूप से, वहां पे आप पिछली क्लासेस भी देखिए, वहां पे आपको काफी कुछ चीजें तो क्लियर हो ही जाएंगी। ठीक है, सिंस के साथ टाइम है। जब भी आप फॉर या सिंस के साथ टाइम देखते हो, जब भी आप देखते हो कि फॉर या सिंस के साथ टाइम आया है, तो आप याद रखिए कि वहां पे हम क्या लगाते हैं? परफेक्ट लगाते हैं। जब भी हम फॉर या सिंस के साथ टाइम लगाते हैं तो क्या लगाते हैं? परफेक्ट लगाते हैं। और परफेक्ट लगाते हो तो जिसमें आईएनजी लग सकता है वहां बीन के साथ आईएनजी परफेक्ट कंटिन्यूअस भी लग सकता है। तो ये सेंटेंस कह रहा है कि आई एम वर्किंग ऑन दिस जॉब सिंस लास्ट मंडे, मैं पिछले मंडे से इस जॉब में काम कर रहा हूं। तो यहाँ पे हैव बीन वर्किंग करो परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्यों? क्योंकि सिंस और फॉर के साथ टाइम हो तो ये लगता है। एक बात और यहां समझिएगा, लास्ट के साथ टाइम है, लास्ट के साथ टाइम है, तो लास्ट के साथ टाइम होता है तो सिंस लगता है, ये भी लिख लेना। लास्ट के साथ अगर टाइम दे रखा है तो लगेगा सिंस, और दे लास्ट के साथ टाइम लग रखा है तो लगेगा फॉर। लास्ट के साथ टाइम है तो क्या लगेगा? सिंस, और दे लास्ट के साथ टाइम है तो क्या लगेगा? फॉर। ये भी ध्यान रखना है। क्लियर है क्या साहब? नेक्स्ट पे आओ। इफ यू वुड हैव रीच्ड इन टाइम यू वुड हैव कॉट द ट्रेन, ये तुम कर लोगे मेरे हिसाब से। अभी अभी बताया मैंने कि थर्ड कंडीशनल सेंटेंस पास्ट की इम्पॉसिबल कंडीशन कि इफ के साथ हैड प्लस V3 हो तो दूसरे साइड में वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव, माइट हैव आता है। ये भी बताया कि इफ क्लोज में कोई भी मॉडल नहीं आता है, एक ही मॉडल अलाउड है और वो शुड होता है। तो वुड हैव रीच्ड इसको हटाइए, इसकी जगह करिए हैड रीच्ड। तो यदि आप समय पर पहुंच गए होते तो यू वुड हैव कॉट द ट्रेन, तो आप ट्रेन पकड़ लेते, ये इसका मतलब है, मतलब आप लेट आए, है ना। ये पास्ट की इम्पॉसिबल कंडीशन हो गई कि आप लेट आए इसलिए ट्रेन निकल गई। अगला है अवॉइड टू मेक दीज सॉर्ट्स ऑफ मिस्टेक्स। अच्छा, अवॉइड एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ में हम आईएनजी लगाते हैं, जेरेंड लगाते हैं। तो कौन कौन सी वर्ब्स ऐसी आपको याद रख लेनी है? एक अवॉइड याद रखो, एक कीप याद रखो, एक स्टॉप याद रखो, एक स्टार्ट याद रखो। ठीक है, एक होता है कैन नॉट हेल्प, कैंट हेल्प। एक याद रखो कुडंट हेल्प, कुडंट हेल्प। ठीक है, इन सब के साथ में, इन सब के साथ में क्या चाहिए आपको? बेस फॉर्म प्लस आईएनजी। इसको हम क्या बोलते हैं? जेरेंड बोलते हैं। एक डिनाई भी याद कर लो। ये सब के सब अपने बाद में क्या लेते हैं? आईएनजी लेता है, जेरेंड लेते हैं, है ना। तो ये अवॉइड के साथ, अवॉइड वाला क्वेश्चन बहुत बार आता है, तो आप क्या करेंगे? मेकिंग, टू मेक हटाएंगे, आईएनजी लगाएंगे, मेकिंग। इसका ट्रांसलेशन हो गया ऐसी गलतियां करने से बचो, इस प्रकार की गलतियां करने से बचो। पीटर इज वेरी पॉपुलर अमंग हिज क्लासमेट्स। बड़े ध्यान से सुनिएगा इस बात को। क्या बात है इसमें कि भाई अमंग जो है, अमंग जो है वो लगता है पॉपुलर के साथ, वैसे अमंग भी लग सकता है और विद भी लग सकता है। पॉपुलर, पॉपुलर के साथ में दोनों ही चीजें लग सकती हैं, एक तो विद लग सकता है, एक लग सकता है अमंग। कब लगेगा विद और कब लगेगा अमंग, प्रश्न ये है। तो बेटा अमंग, विद अमंग तब लगता है जब आपको कोई आइडिया या ओपिनियन, किसी व्यक्ति के विचार, किसी व्यक्ति के राय, अगर ये प्रसिद्ध है
है ना, पॉपुलर है किन्हीं के बीच किसी ग्रुप में, तब तो लगता है अमंग। और अगर पर्सन्स की बात कर रखी हो कि ग्रुप में केवल एक पर्सन जो है वो मतलब यहाँ पॉपुलर है, मतलब कोई ग्रुप है मान लो 5-7 लोगों का, और वो 5-7-10 लोग हैं, वो बातें करते हैं किसी एक व्यक्ति की, तो लगा देना विद। और वो बातें करते हैं उस व्यक्ति की विचारों की, तो लगा देना आइडिया, मतलब अमंग। तो अमंग कब लगता है, जब आइडिया या ओपिनियन हो। और विद कब लगता है, जब बात करें पर्सन की। तो यहाँ पे पीटर फेमस है, न कि उसके विचार, इसलिए आप अमंग ना लगा के क्या लगाइए, विद लगाइए। एक एक बात समझते चलना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सारे के सारे। और आप देखेंगे क्वेश्चन जब आप एग्जाम में अपीयर होंगे, आप कहोगे यार सर ने करवाए वही क्वेश्चंस आ गए सारे के सारे हैं। तो पछताना नहीं पड़े, इसलिए चीज़ें क्लियर करके जाना, कुछ भी ऐसे आनंद फानन में छोड़ मत देना, स्किप मत करना। माई लॉन विच इज ओवरग्रोन नीड्स वीड। देखो ये विच इज ओवरग्रोन जो है, ये तो बात कर रखी है इसने इसकी, कि मेरा जो लॉन है, लॉन समझते हो, घास वास लगी हुई, ग्रास लगी हुई, ग्रीन ग्रास लगी हुई है ना, पौधे वौधे लगे हुए, ये लॉन, लॉन मतलब इसमें दूब लगी हुई है, ठीक है। तो मेरा लॉन जो विच इज ओवरग्रोन, जो कि अब जरूरत से अधिक बढ़ चुका है, लॉन में दूब जो है, घास जो है, वो जरूरत से अधिक ग्रो हो गई है। ग्रो का पहले ओवर लग रहा है, जरूरत से अधिक ग्रो हो गई है। अब देखो प्रश्न ये है, माई लॉन नीड्स, माई लॉन सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, और ये कह रहा है वीड। वीड तो खुद क्रिया है, अब ये भी मॉडल वर्ब है ना। वैसे इसको फिलहाल मैन वर्ब की तरह काम ले रहे हैं इसको। अगर ये मॉडल वर्ब होती तो फिर अब इसको वैसे समझ लेते हैं कि ये मैन वर्ब है, ठीक है ना। तो जब मॉडल वर्ब अगर ये होती तब इसको मैन वर्ब हम मानते, लेकिन ये तो खुद ही मैन वर्ब है कि मेरे लोन को आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है, वीड की आवश्यकता है। तो जब ये सब्जेक्ट है और ये मैन वर्ब है, तो ये हुआ ऑब्जेक्ट। और बेटा एक बात समझना, ऑब्जेक्ट जो होता है या सब्जेक्ट जो होता है, वो या तो प्रोनाउन होता है या नाउन होता है। कौन कौन सी चीजें, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही क्या होते हैं, नाउन या प्रोनाउन। क्लियर है क्या बात, ठीक है साहब। जब आपको ये क्लियर है तो देखो, वीड जो है वो खुद क्रिया है, और किसी वर्ब को हम प्रोनाउन में तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन वर्ब को नाउन बना सकते हैं। सुनना, सारा ध्यान इधर लेके आओ, कि वर्ब को प्रोनाउन नहीं बनाया जा सकता, लेकिन क्या बनाया जा सकता है, नाउन। और वो कैसे, वो जोड़ के आईएनजी, उस क्रिया में जोड़ दो आईएनजी, तो वो क्या बन जाती है, नाउन। तो यहां पे वीड के स्थान पे क्या होगा, वीडिंग। रिपीट कर रहा हूं, लोन सब्जेक्ट है, नीड वर्ब है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन प्रोनाउन। वीड फिलहाल क्या है, क्रिया। क्रिया को किस में चेंज कर सकते हैं, नाउन में। क्रिया प्रोनाउन में चेंज होती नहीं है, इसलिए क्या लगा देंगे, आईएनजी। वीड का मतलब क्या होता है, खरपतवार काटना, जो जरूरत से अधिक घास वास है उसको कटाई करने को बोलते हैं वीड। क्लियर है। नेक्स्ट पे आइए, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नो सूनर डिड ही सी हिज टीचर व्हेन ही स्टॉप्ड कॉपिंग। याद रखना कि जब तुम नो सूनर से सेंटेंस को स्टार्ट करते हो, तो दो बातों का विशेष ध्यान देना, पूरा ध्यान लाना इधर। दो बातों का विशेष ध्यान देना, एक बात तो कि इसमें इन्वर्जन लगेगा। इन्वर्जन क्या होता है, दूसरी बात इसमें देन लगेगा। नो सूनर अगर सेंटेंस के स्टार्ट में है तो उसमें क्या लगेगा, इन्वर्जन। दूसरा, इसमें क्या लगेगा, देन। तो इन्वर्जन का मतलब होता है बेटा कि वर्ब जो है, जो वर्ब है वो आएगी सब्जेक्ट से पहले, और दूसरा कंजंक्शन के रूप में किसका प्रयोग करेंगे, देन का। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नो सूनर अगर सेंटेंस के स्टार्ट में आए तो कंजंक्शन लगता है क्या, देन, और इन्वर्जन लगता है, मतलब वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आती है। ऐसा ही एक और होता है, हार्डली या स्केर्सली। ये कंजंक्शन टॉपिक होता है ना, उसमें पढ़ने को मिलती है चीजें ये। हार्डली और स्केर्सली मैं वैसे ही बता रहा हूँ जैसे तुम्हारे समझ में आ जाए, है ना, जो तुम्हारे लायक हो, उससे ज्यादा कुछ बातें नहीं कर रहा मैं। हार्डली या स्केर्सली से अगर सेंटेंस का स्टार्ट, ये सब का है जब सेंटेंस का स्टार्ट हो, जब सेंटेंस का स्टार्ट हो, यहां भी जब सेंटेंस का स्टार्ट हो, तो हार्डली स्केर्सली से स्टार्ट अगर है तो बेटा यहां भी क्या लगता है, इन्वर्जन। और
इसमें लगता है कंजंक्शन वैन, यहां देन नहीं आता। हार्डली स्केर्सली में कंजंक्शन वैन आता है, नो सुनर में देन आता है, नो सुनर में इन्वर्जन लगता है, हार्डली स्केर्सली में इन्वर्जन लगता है, जब शुरू में आए तब। ठीक है, अच्छा जी, आओ इस सेंटेंस पर। नो सूनर देखो, डिड क्रिया पहले आ गई, फिर सब्जेक्ट आ गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत देखो वैन, वैन किस में आता है? हार्डली स्केर्सली में, यहां क्या आएगा? देन। ट्रांसलेशन क्या है कि जैसे ही वह अपने टीचर से मिलने मतलब उसने टीचर को देखा, जैसे ही उसने अपने अध्यापक को देखा, उसने एक नकल करनी बंद कर दी। और अभी मैंने एक बात बताई थी कि स्टॉप के साथ में क्या लगता है? सीधा आईएनजी। तो देखो आईएनजी लग रहा है कॉपी। नेक्स्ट पे आइए। He was not considered for promotion because his performance was not as good as of the other members of the organization. यहाँ कंपैरिजन परफेक्ट नहीं हुआ है, यहाँ तुलना जिसकी होनी चाहिए थी वो बराबर तुलना नहीं की गई है। कैसे? ही वॉज नॉट कंसीडर्ड फॉर प्रमोशन, मतलब उसकी बात उस पे नाम पर विचार नहीं किया। कंसीडर का मतलब होता है विचार करना, मानना। तो उसके नाम पर विचार नहीं हुआ प्रमोशन के लिए, है ना, पदोन्नति के लिए। बिकॉज क्योंकि हिज परफॉर्मेंस वॉज नॉट एज गुड, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी जितनी की द अदर मेंबर्स, दूसरे मेंबर्स। अब दूसरे मेंबर्स का क्या? एक तरफ तो तुम लगा रहे हो परफॉर्मेंस, एक तरफ तो क्या लगा रहे हो? परफॉर्मेंस, और दूसरी तरफ क्या लगा रहे हो? अदर मेंबर्स। कंपैरिजन बराबर है क्या? नहीं है। जैसे उसकी परफॉर्मेंस है वैसे इन मेंबर्स की भी परफॉर्मेंस होनी चाहिए, समझ रहे हो? तो यहां पे लगाओ एज दैट ऑफ, एज के बाद लगाओ दैट ऑफ। दैट किसके लिए आ गया? परफॉर्मेंस के लिए। इसको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अगर ये बहुवचन होता तो मैं लगाता था दोज ऑफ। ठीक है, रिपीट कर रहा हूं। यहां कंपैरिजन किसका है? परफॉर्मेंस का कंपैरिजन मेंबर से है। परफॉर्मेंस यहां पे तो आ गई लेकिन यहां नहीं आई। तो जैसे कहा कि उसकी परफॉर्मेंस, वैसे ही लिखना है मेंबर्स की परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस के रिपीट ना करें इसके लिए एक प्रोनाउन लगाया है, वो दैट है, क्योंकि ये सिंगुलर है। अगर ये प्लूरल होता तो दोज लगा देते। ठीक है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में देखने को मिलता है। अगले क्वेश्चन में 20 में, ऑफ द 3 वाइल्ड बीस्ट इन द केज, केज का मतलब है पिंजरा। तो 3 जंगली जानवर हैं पिंजरे में। ठीक है, और उन 3 में से ये वाला जो है वो ज्यादा भयानक है। फेरोशस का मतलब क्या होता है? जो वायलेंट है। ठीक है, फेरोशस का मतलब क्या है? वायलेंट। एक मूवी का डायलॉग था ना मूवी के अंदर कि तू साइलेंट हो जा वरना मैं वायलेंट हो जाऊंगा, वो वाला वायलेंट, हिंसक, है ना, क्रुद्ध, बहुत ही भयंकर, वो होता है फेरोशस। ठीक है, ऑफ द 3 वाइल्ड बीस्ट, बीस्ट का मतलब जानवर होता है, बीस्ट का मतलब क्या है? जानवर। तो 3 जंगली जानवरों में, केज में कितने जानवर थे? 3। उनमें से एक के लिए कह रहा है कि ये जो है वो 3 में फेरोशस है। अब देखो मोर कब लगता है? डिग्री कंपैरेटिव हो। और डिग्री कंपैरेटिव कब आती है? जब तुलना 2 के बीच हो। जब कंपैरिजन 2 के बीच होता है तो लगाते हैं डिग्री कंपैरेटिव। लेकिन जब 2 की बात ना करके 2 से ज्यादा की बात हम करते हैं तो डिग्री आती है सुपरलेटिव। और सुपरलेटिव आती है तो यहां आएगा मोस्ट। जब हम बात सुपरलेटिव की करते हैं तो क्या आएगा? मोस्ट आएगा। और कंपैरेटिव में मोर और सुपरलेटिव में मोस्ट, तो मोस्ट फेरोशियस आएगा। लास्ट मंथ द तालिबान कैप्चर 16 डिस्ट्रिक्ट्स फ्रॉम द अफगान गवर्नमेंट। बड़ा आसान क्वेश्चन है। लास्ट मंथ किसकी बात है? पास्ट की। और पास्ट में भी लास्ट मंथ किसके लिए आता है? पास्ट सिंपल के लिए। पास्ट सिंपल में कौन सी वर्ब आती है? V2। V2 आते तो कैप्चर के स्थान पे क्या आ जाएगा? कैप्चर्ड। और कैप्चर्ड होता क्या है? पकड़ना। तो पिछले महीने तालिबान ने 39 डिस्ट्रिक्ट्स को कैप्चर कर लिया, अपने अधीन ले लिया। किससे? अफगान सरकार से। ये ट्रांसलेशन है। नेक्स्ट पे आइए 22। 22 कह रहा है बेटा, डू द रोजेज इन योर गार्डन स्मेल मोर स्वीटली देन दोज इन आवर्स। क्या तुम्हारे गार्डन के जो रोज हैं वो ज्यादा मधुर स्मेल उनकी है किन की तुलना में? हमारे गार्डन में जो है वो। देखो यहाँ पे आ गया ना वो कि रोजेज को रिपीट नहीं किया, रोजेज बहुवचन है तो दोज लगा दिया। ये रोज सिंगुलर होता तो दैट लगा देते। वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वाला समझा रहा हूँ कैसे आया था वो। चलो साहब, इसमें प्रॉब्लम ये है कि कॉम्प्लीमेंट जो होता है, देखो लिंकिंग वर्ब होती है एक, लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब का मतलब होता है कि सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, पूरक, ये दोनों एक हो जाते हैं, है ना, इन दोनों को बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे रोज जो है उनकी स्मेल है
रोजेज स्मेल स्वीट, ये सेंटेंस है मान लो। तो इस सेंटेंस में स्वीट क्या है, स्वीट किसकी स्मेल है, रोजेज की। तो ये दोनों जो हैं, ये पुल जो बनता है, ये जो बराबर करते हैं, उसके लिए एक वर्ब आती है लिंकिंग वर्ब। तो ये लिंकिंग वर्ब है। जब आप सब्जेक्ट को जो क्रिया के बाद वाला शब्द है उसके बराबर लिख सकते हो, तो जो वर्ब होती है उसको नाम देते हैं लिंकिंग वर्ब। जैसे मैंने लिखा ही इज अ टीचर। तो इस वाक्य में अगर मैं ये कहूं कि ही बराबर टीचर है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये लिंकिंग वर्ब है। समझ में आ रही है बात। जब आप सब्जेक्ट को क्रिया के बाद वाले शब्द के बराबर लग सकते हैं तो वो क्या होती है, लिंकिंग वर्ब होती है। अच्छा, लिंकिंग वर्ब होती है तो लिंकिंग वर्ब के बाद में कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं आता, क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट। क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट भाई तीन होते हैं। कॉम्प्लीमेंट कितने होते हैं, तीन। कौन कौन से होते हैं, एक होता है नाउन, एक होता है प्रोनाउन, और एक होता है एडजेक्टिव। क्या बोला मैंने, पहले तो लिंकिंग वर्ब निकाल लो। लिंकिंग वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट कभी नहीं आता, क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट तीन होती हैं, एक होता है नाउन, एक प्रोनाउन और एक एडजेक्टिव। क्लियर है क्या। अब सब तीन ही होते हैं तो समझो कि यहाँ पे स्मेल के बाद स्वीटली दे रखा है। स्वीटली तो एडवर्ब होता है, स्वीट होता है एडजेक्टिव, स्वीटली होता है एडवर्ब। अब चूंकि मैंने आपसे ये कह दिया कि कॉम्प्लीमेंट तो तीन ही होते हैं, एडवर्ब का तो स्थान ही नहीं है, तो ये स्वीटली गलत है, इसके स्थान पे आना चाहिए स्वीट, एडजेक्टिव। समझ में आ गई क्या बात। अगला देखो, द स्टूडेंट्स वर अवेटिंग फॉर द अराइवल ऑफ द चीफ गेस्ट। बड़ा आसान है, वेट फॉर लिख लेना, वेट फॉर बराबर अवेट, रट लेना, इंपॉर्टेंट है। वेट फॉर बराबर क्या होता है, अवेट। वेट के साथ फोर लगाते हैं, लेकिन अवेट से फोर हटा देते हैं, इसलिए ये फोर हट जाएगा या यहाँ वेट आ जाएगा। द स्टूडेंट्स वर वेटिंग, अवेटिंग द अराइवल ऑफ द चीफ गेस्ट। स्टूडेंट्स इंतजार कर रहे थे किसका, मुख्य अतिथि के आगमन का। 24 में आइए, मिस्टर प्रफुल्ल पटेल इज नॉट अटेंडिंग हिज ऑफिस फॉर द लास्ट 1 मंथ। बड़ा आसान है, एक तो मैंने ये बताया था आपको अभी अभी, याद करने की कोशिश करो कि अगर आपने फोर या सिंस के साथ टाइम देखा है, फोर या सिंस के साथ टाइम देखा है, तो क्या लगाते हैं, परफेक्ट। परफेक्ट लगाते हैं तो भाई इसको हटा दो और हैज नॉट इसको लगा दो बीन अटेंडिंग। दूसरा बताया था कि फोर जो है वो द लास्ट अगर होगा तो फोर आएगा, अगर ये द नहीं होता केवल लास्ट होता तो सिंस आएगा। याद आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है तो बेटा पार्ले जी खाना शुरू कर दो। जी मतलब जीनियस। आपको आपकी स्मरण शक्ति तेज होनी चाहिए। पहले वाली चीजें अगर भूले जा रहे हो तुरंत ही, अभी 5-7 मिनट में ही, तो आपको जरूरत है 1 चम्मच सुबह बॉर्नविटा की और पार्ले जी की, ठीक है ना। मिस्टर प्रफुल्ल पटेल हैज नॉट बीन अटेंडिंग हिज ऑफिस फॉर द लास्ट 1 मंथ। क्या किया, मैं रिपीट कर देता हूं, द लास्ट के साथ टाइम हो तो फोर लगाना है, लास्ट के साथ टाइम हो तो सिंस लगाना है, एक बात, और फोर या सिंस के साथ टाइम हो तो परफेक्ट लगाना है। नेक्स्ट पे आइए। अनदर चेंज दैट आई नोटिस इन हर इज दैट शी अवॉइड्स टू स्पीक। फिर देखो आपके मेमोरी का टेस्ट, अवॉइड के साथ क्या लगेगा, अभी अभी बता के आया हूं, स्पीकिंग आएगा। स्पीकिंग आएगा तो यहाँ पे टू स्पीक को हटा के और स्पीकिंग कर दीजिए। बताए थे वर्ड्स कुछ, स्टॉप, स्टार्ट, कीप, डिनाई, कैंट हेल्प, कुडंट हेल्प, इन सब में क्या लगता है, आईएनजी। इसका ट्रांसलेशन है कि एक और बदलाव जो मैं नोटिस कर रहा हूं उसमें वो ये है कि वो मुझसे बात करने से बचती है। ठीक है, नेक्स्ट पे आओ। 25 हो गए, 26 नंबर। बहुत क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं हम, एकदम से रिवीजन हो जाएगा आज। वन ऑफ द स्टेट इन विच देयर वॉज अ सीवियर ड्राउट लास्ट ईयर इज महाराष्ट्र। प्रॉब्लम है बेटा, ये स्टेट्स आएगा। क्यों आएगा, ये वन ऑफ द होता है या नन ऑफ द होता है या ईच ऑफ द दे रखा हो या एवरी वन ऑफ द दे रखा हो या समवन ऑफ द दे रखा हो, ठीक है ना। इन सब के साथ में नाउन कैसी आती है, प्लूरल। और रटने वाली बात नहीं है इसमें, समझने वाली बात है। ये कह रहा है कि जो स्टेट्स हैं उनमें से एक, भाई मैं अगर मान लो ये स्टेट ही रखता हूं तो स्टेट भी एक ही है और फिर उनमें से एक भी है, तो ग्रुप में से एक हो सकता है ना, एक में से एक कैसे करोगे, तो स्टेट्स लगा दो। तो ये कह रहा है कि राज्य
विच देयर वाज अ सीवियर ड्राउट। ड्राउट का मतलब होता है सूखा। ड्राउट का मतलब क्या होता है? सूखा। ड्राउट का सिनोनिम लिख लो, ड्राउट का सिनोनिम लिख लो फैमिन, FAMIN, फैमिन। ठीक है, तो सीवियर का मतलब होता है बहुत ही गंभीर, बहुत ज्यादा, है ना। बहुत ज्यादा जो सूखा था जिन राज्यों में, उनमें से एक राज्य का नाम क्या है? महाराष्ट्र। द स्टॉक वॉज डिवाइडेड अमंग द टू ब्रदर्स। ये तो बेटा तुम्हें ज्यादा बढ़िया आता है क्वेश्चन। टू के लिए क्या लगाते हैं? बिटवीन। और यही क्वेश्चन तुमने कॉन्फिडेंस से किया होगा, क्योंकि दो के लिए क्या लगता है? बिटवीन। दो से ज्यादा के लिए क्या लगता है? अमंग। याद आ गया होगा ये तो ना, ये स्कूल में बड़ा अच्छे से पढ़ा हुआ तुम्हारा। नेक्स्ट पे आइए, 28। वन शुड रेस्पेक्ट रिलीजियस बिलीफ्स ऑफ अदर्स एज मच एज हिज ओन। बताया था गोल्डन रूल्स में, जो तुम्हें स्वर्णिम नियम मैंने सिखाए, इंपॉर्टेंट बातें बताई, उनमें मैंने आपको ये बात समझाई थी कि अगर बेटा वन से स्टार्ट कर दो कोई सेंटेंस को, तो आगे भी वन का ही फॉर्म चलेगा। तो यहाँ हिज का क्या काम है? क्या आएगा? वंश। क्या आएगा? वंश। ठीक है, इसका ट्रांसलेशन ये है कि किसी व्यक्ति को रिलीजियस बिलीफ्स मतलब धार्मिक जो विश्वास है उनका सम्मान करना चाहिए, दूसरों का भी। कितना सम्मान करे? जितना खुद वाले का करता है उतना करे, ये मतलब है। माई यंगर सिस्टर इज मच स्मार्टर देन मी। कंपैरिजन हुआ है। कंपैरिजन किसका हुआ है? मेरी यंगर सिस्टर का और मेरा। एक तो ये बात। दूसरा, कंपैरिजन के लिए क्या लगाते हैं? देन, THAN लगाएंगे। समझ में आ रही है बात? दूसरा, एक और गलती है इसमें, तुलना किसकी है? यंगर सिस्टर। अब यंगर सिस्टर सब्जेक्ट है और ये यहाँ पे क्या है? वर्ब है। तो ये अगर ये सब्जेक्ट है तो तुलना सब्जेक्ट की किससे होगी? सब्जेक्ट से। तो मी की जगह क्या लगा दो? आई। समझ में आ रही है बात? जैसे इसका मतलब ये है, अगर मैं यहाँ आई लगाऊंगा, जैसे माई यंगर सिस्टर इज, एक तो ये है। दूसरा है आई एम, तो ये एम तभी तो लगेगा जब आई लगाऊंगा, मी के साथ तो एम लगेगा नहीं, इसलिए आई भी आना चाहिए। और देन ये तो टाइम के लिए आता है, हमें चाहिए क्या? समय। समय के लिए, सॉरी, कंपैरिजन। कंपैरिजन के लिए क्या आएगा? THAN। अगले क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट है, इन दिल्ली ही सडनली केम अक्रॉस मैनी ऑफ हिज फ्रेंड्स हु हैड सेटल्ड देयर। समझो ये कम अक्रॉस होता क्या है? जैसे कोई व्यक्ति किसी रास्ते में जा रहा है ना, ऐसे ये कोई सड़क है मान लो, उस सड़क पर कोई व्यक्ति आता है, और अक्रॉस का मतलब आर पार। मान लो ये ऐसे कोई व्यक्ति यहां से आया, है ना, इस सड़क को पार कर गया। तो एक तो आप जा रहे हो, एक व्यक्ति कोई आ रहा है, तो यहां उसकी मुलाकात हो जाएगी, यहां मुलाकात होगी किसी की, तो ये होता है टू मीट बाई चांस। पता थोड़ी था कि इधर से भी कोई आ सकता है क्या, तो मुलाकात हुई। तो ये संयोगवश मुलाकात होती है, अचानक मिलना होता है। जब इसका मतलब ही अचानक मिलना होता है कम एक्रोस का, तो सडनली की जरूरत कहाँ है? सडनली तो खुद अचानक कवर दे रहा है, तो ये सुपरफ्लुअस हो गया। इन दिल्ली, दिल्ली में वो मुझसे मिला, मैनी ऑफ हिज फ्रेंड्स मतलब मेरे फ्रेंड से मिला, हु हैड सेटल्ड देयर, जो वहां सेटल हो गए थे, मतलब अपने फ्रेंड से मिला। ऑल द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड आर काइंडली रिक्वेस्टेड टू अपीयर इन द नेक्स्ट मीटिंग। बेटा प्लीज भी बोल दो, रिक्वेस्ट भी बोल दो। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू टू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। प्यासे मर जाओगे, पानी का ग्लास नहीं आएगा। प्लीज और काइंडली लगाओगे और यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाओगे तो नहीं चलेगा काम, दोनों साथ में नहीं आता। प्लीज भी लगा दिया, काइंडली भी लगा दिया, रिक्वेस्ट लगा दिया, तो काइंडली को हटा दो। ऑल द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड, बोर्ड के सभी मेंबर्स से निवेदन किया जाता है कि वो अगली मीटिंग में उपस्थित हों। वी हैव टू इंश्योर, वी हैव टू इंश्योर, इंश्योर, इंश्योर ये होता है इंश्योरेंस वाला, इंश्योरेंस, है ना, बीमा कंपनी, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, ये वो वाला इंश्योरेंस है ना, जहां जीने से अधिक मरने के फायदे बताए जाते हैं, ये वो वाला इंश्योरेंस है। हमें क्या चाहिए? वी हैव टू इंश्योर, ये चाहिए हमें, इंश्योर। ये होता है सुनिश्चित करना। तो हमें ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि मेंबर सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करें। ठीक है, 33 में फिर नो सूनर आ गया, तुम्हारा अपना नो सूनर। नो सूनर से सेंटेंस को करेंगे स्टार्ट, इन्वर्जन लगेगा, ये क्रिया आ गई, ये सब्जेक्ट आ गया, वेरी गुड। और यहाँ पे कंजंक्शन क्या चाहिए? व्हेन नहीं आएगा, क्या आएगा? देन आएगा। क्लियर है? ठीक है। ट्रांसलेशन है कि जैसे ही टीचर क्लास में प्रवेश टीचर ने किया तो स्टूडेंट्स खड़े हो गए, बड़े आज्ञाकारी बच्चे हैं।
आजकल तो टीचर को खड़ा होना पड़ता है स्टूडेंट्स के आने पर। वक्त बदल गया है, हालात बदल गए हैं, जज्बात बदल गए हैं। शी इज कॉन्फिडेंट टू विन द गोल्ड मेडल दिस टाइम। कॉन्फिडेंट के साथ में बेटा टू नहीं आता। कॉन्फिडेंट में क्या आता है? ओव आता है। क्या पढ़ते हैं? ओव। ओ, ऑफ नहीं पढ़ते, ओ या औ। कॉन्फिडेंट ओ आएगा, ओ के साथ में आईएनजी लगेगा, प्रेपोजिशन के बाद में क्रिया आईएनजी फॉर्म में आती है, तो ये विनिंग आ जाएगा। ट्रांसलेशन है कि वो बहुत ही कॉन्फिडेंट है, उसको पक्का विश्वास है कि गोल्ड मेडल तो जीत के लेके आएगी इस बार। ऑल डाउट्स आर क्लियर बिटवीन यू एंड आई। बेटा बिटवीन है वो प्रेपोजिशन है, और अभी अभी बताया था मैंने कि प्रेपोजिशन के बाद में क्या लगता है? ऑब्जेक्ट। यू तो सब्जेक्ट भी होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है, तो यू तो ठीक है, लेकिन आई तो सब्जेक्ट है, पता है आपको। यहाँ मी लगाओ। सारे डाउट्स क्लियर हैं, तुम्हारे मेरे बीच में कोई शंका नहीं, कोई डाउट नहीं। आई वंडर वाई आर यू टिंकरिंग विद द वायर, यू माइट गेट अ शॉक। तो मैं सोच रहा हूं कि क्यों तुम तार से छेड़छाड़ कर रहे हो। टिंकर विद का मतलब है, टिंकर का मतलब छेड़छाड़ करना। टेम्पर सुना है? टेम्पर, बोल टेम्परिंग, TAMPER। वो बोल टेम्परिंग जिसमें डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ फंस गए थे, वो टेम्पर, TAMPER, बोल टेम्परिंग, छेड़छाड़ करना। टिंकर इसका सिनोनिम है। तो जब प्रश्न नहीं होता है सेंटेंस में, जब क्वेश्चन मार्क नहीं होता है सेंटेंस में, तो बेटा पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आती है। पहले आता है सब्जेक्ट और फिर क्या आती है? वर्ब। तो आई वंडर वाई यू आर टिंकरिंग विद द वायर, यू माइट गेट ए शॉक। तो मुझे आश्चर्य है, मैं सोच रहा हूं, दोनों ही हो सकते हैं इसका मतलब, कि तुम क्यों छेड़ रहे हो वायर को, आपको शॉक लग सकता है, झटका लग सकता है। नेक्स्ट पे आइए। ही वॉज टू टायर्ड दैट ही कुड नॉट क्रॉस द स्ट्रीट इवन विद द हेल्प ऑफ ए सपोर्टर। इतना थक गया था कि वो स्ट्रीट को पार नहीं कर सकता था, यहां तक कि किसी सपोर्टर की हेल्प से भी। देखो, टू के साथ लगता है टू और सो के साथ लगता है दैट। लेकिन एक बात और ध्यान रखिए कि टू तब सही होता है जब आगे बेस फॉर्म आती है, और दैट तब सही होता है जब आगे सब्जेक्ट आता है। अब आप खुद देखो किसकी जरूरत है। टू तब सही होता है जब बेस फॉर्म आती है, तो यहां पे दैट लगाया, मान लो मैं टू लगा दूं, मान लो, तो क्या ये बेस फॉर्म है? ये तो सब्जेक्ट आ रहा है, इसका मतलब टू की जरूरत नहीं है, दैट की जरूरत है। दैट के बाद सब्जेक्ट है, तो दैट किस में आता है? सो में, तो यहां सो कर दो। वह इतना थक गया था कि। ठीक है। 38, हिज ऑब्वियसली रिलक्टेंस। हिज ऑब्वियसली रिलक्टेंस। रिलक्टेंस का मतलब होता है अनविलिंगनेस। रिलक्टेंस का मतलब क्या होता है? अनविलिंगनेस, अनिच्छा, अनिच्छा, अनविलिंगनेस। ऑब्वियसली रिलक्टेंस, ऑब्वियसली का मतलब होता है क्लियरली। रिलक्टेंस नाउन है। नाउन की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। बचपन में, युवावस्था में पढ़ा होगा। तो विशेषण कहते हैं, तो बेटा इसको बनाओ विशेषण। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव कब बनेगा? जब ly हटेगा। सामान्यतया ly कहाँ आता है? एडवर्ब के लास्ट में। एडवर्ब जो होता है ना, उसमें ly दे रखा होता है सामान्यतया, हर बार नहीं है। ऐसे तो लिली, सिली, है ना, ये सब एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, नाउन भी हो सकते हैं, लेकिन जनरली ly आता है। एडजेक्टिव के साथ ly जोड़ने पर एडवर्ब बनता है। एडजेक्टिव के साथ ly जोड़ने पर एडवर्ब बनता है। तो ly को हटा देंगे, ly हटा देंगे तो ऑब्वियस बच जाएगा। इसका ट्रांसलेशन ये है कि उसकी स्पष्ट जो अनिच्छा है वॉज व्यूड सीरियसली, उसको सीरियसली लिया गया उसके सुपीरियर्स के द्वारा, और उसको सस्पेंड कर दिया गया। आई एम अफ्रेड आई डिड अ मिस्टेक इन द कैलकुलेशन। बेटा याद रखो, मिस्टेक, मिस्टेक, मिस्टेक में कर दी तुमने मिस्टेक। मिस्टेक के साथ में ये मिस्टेक नहीं करनी। मिस्टेक के साथ में मेड आता है या कमिटेड आता है। मेक अ मिस्टेक होता है, मेक अ मिस्टेक, डू अ मिस्टेक नहीं होता है ना। या कमिट अ मिस्टेक होता है, डू अ मिस्टेक नहीं होता। ये दोनों सही होते हैं। मिस्टेक करते हो तो ये मिस्टेक मत करना कि डू अ मिस्टेक कर दो, तो डिड नहीं आएगा, मेड आएगा, सेकंड फॉर्म है। तो आई एम अफ्रेड, ये तो कहने का तरीका है कि मैं आशंकित हूं इस बात को लेकर कि मैंने गलती कर दी है कैलकुलेशन में। द रेडियो ब्रॉडकास्टेड लास्ट नाइट दैट द टेम्परेचर इन कश्मीर वुड गो बिलो 10 डिग्री सेल्सियस। रेडियो ने ब्रॉडकास्ट किया, रेडियो ने प्रसारित की एक न्यूज पिछली रात को कि टेम्परेचर जो है कश्मीर में वो जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे। भाई कास्ट जहां आता है ना, चाहे ब्रॉडकास्ट हो, चाहे टेलीकास्ट हो,
चाहे फोरकास्ट हो चाहे कास्ट हो, ये दोनों तो प्रसारित करना होता है, ब्रॉडकास्ट टेलीकास्ट। आप में से बहुत बच्चों ने किताबें खरीद ली है। उस किताब में आप शुरुआत में देखेंगे फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स दे रखा है। उन वर्ब्स फॉर्म्स में देखेंगे तो ये सारे लाइन से दे रखे हैं। ये अपनी पुस्तक में थोड़ा सा डिफरेंस यही है, मार्केट में जो बुक्स है उनकी अपेक्षा थोड़ा सा अलग इसीलिए है कि जैसे तुम्हें याद हो सकता है, जैसे तुम्हें चीजें रिकॉल करने में आसानी हो, उस तरीके से उस चीज को अरेंज किया गया है। तो वहां चारों चीजें साथ में मिलेंगी आपको। जिसके साथ कास्ट होगा उसमें कुछ नहीं कर सकते तुम, है ना। वहाँ सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म भी कास्ट कास्ट ही होती है। ये दोनों तो होता है प्रसारित करना, ये होता है मौसम का पूर्वानुमान देना, याद आ रहा होगा, वेदर फोरकास्ट। और ये कास्ट का मतलब होता है फेंकना या वोट डालना, फेंकना या वोट डालना। ठीक है, तो ये रेडियो ने ब्रॉडकास्ट किया तो बेटा इसमें कास्टेड मत करो, कास्ट ही रखो। तो ये था दोस्तों आज के हमारे इस सेशन में 40 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं इस क्लास में, और ये यकीनन बहुत 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 महत्वपूर्ण आपका एक सेशन था। इससे आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट किसी क्लास में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें और वीडियो को ज़रूर से शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।